नमस्कार दोस्तों, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मैं आपके सामने हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है जमानत के संबंध में, और इसके साथ साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय का एक जजमेंट है जो कि जमानत के प्रावधान पर लागू होता है, जमानत पर लागू होता है, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो उस संबंध में भी आपको जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो पर अंत तक बने रहें, तभी दी गई जानकारी आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, वर्तमान में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लागू है 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में, और इसमें एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत के लिए आपको धारा 482 में एप्लीकेशन देनी होती है, चाहे सेशन कोर्ट में और चाहे हाई कोर्ट में। लेकिन प्रैक्टिकली ये है कि आपको पहले सेशन कोर्ट में देनी होती है। अगर वहाँ से खारिज हो जाती है आपकी जमानत संबंधी प्रार्थना पत्र तो आपको हाई कोर्ट देना होता है। और यही प्रावधान लागू होते हैं रेगुलर बेल के संबंध में कि आप 483 में BNSS 2023 के अंतर्गत आप सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं, वहाँ से अगर खारिज होती है तो आप हाई कोर्ट जाते हैं। पहले दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438 और 439 में ये प्रावधान थे। अब जब प्रावधान बदल गए तो इसके साथ साथ क्या और भी कुछ बदला? तो फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं, जो प्रावधान पुराने थे वही प्रावधान लगभग है, खाली बस धाराएं बदल गई हैं। अब महत्वपूर्ण जानकारी, और वो है ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट मैं बता रहा था। तो फ्रेंड्स, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट काफ़ी टाइम हो गया आके, लेकिन इस जजमेंट का बेनिफिट ये है कि जैसे पहले ये होता था कि अगर किसी एक्यूज की बेल किसी कोर्ट ने सुनवाई की और उस कोर्ट ने अगर बेल ग्रांट कर दी या उस एक्यूज की बेल रिजेक्ट कर दी गई और उस सिमिलर केस क्राइम नंबर में अदर एक्यूज जो हैं, तो मान लीजिए अगर किसी कारण से जो जज हैं उनकी कोर्ट चेंज हो गई, वो दूसरे कोर्ट में चले गए, तो जो जज उनका मतलब उनके बाद उस कुर्सी पर बैठता था यानी इस कोर्ट में बैठता था, वो जमानत के प्रार्थना पत्र की सुनवाई करता था। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जब भी कभी कोई बेल एप्लीकेशन अगर सेम केस क्राइम नंबर में आती है, तो जिस जज ने पहले सुनी थी अगर किसी एक्यूज की बेल रिजेक्ट की थी या अलाउ की थी, तो वही जज आगे जो भी एक्यूज बचे हुए हैं उनकी जमानत वही सुनेंगे, चाहे रेगुलर बेल हो चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो, दोनों में ही। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि बहुत सी बार कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू होता था। मैंने कई बार कहा कि कोर्ट व्यू बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कि कोई जो भी पीठासीन अधिकारी बैठा हुआ है, जो भी जज बैठा हुआ है, ऑनरेबल जस्टिस जिस कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनका व्यू क्या रहता है। तो मान लीजिए अगर किसी कोर्ट ने बेल अलाउ की है किसी एक्यूज की, तो उस सिचुएशन में अगर दूसरा जज कोई बैठता है तो उसका व्यू कुछ अलग है, तो हो सकता है कि सेम केस क्राइम नंबर में दूसरे एक्यूज की बेल वो ना दे, ना अलाउ करे और रिजेक्ट कर दे। मोस्टली ऐसा नहीं होता है, फिर भी कुछ जज ऐसा करते हैं। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि अगर किसी केस क्राइम नंबर में FIR में एक एक्यूज की बेल अगर जो कोर्ट सुनती है, जो जज सुनते हैं, तो अगर उनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाता या वो रिटायर नहीं हो जाते हैं, तो उन्हीं के कोर्ट में जो भी बेल है, भले उनका जुरिडिक्शन अभी ना हो, उन्हीं के सामने वो बेल जाएगी और वही सुन के उस पर आदेश करेंगे अगर उस मामले में और भी एक्यूज है तो। इसका फ़ायदा ये है कि बहुत से मामलों में ईजिली बेल मिल जाती है, या अगर किसी एक्यूज की बेल रिजेक्ट हुई है तो फिर भाई वहाँ कोर्ट क्या व्यू लेती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता था कि किसी कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी, फिर भी जो कोऑर्डिनेट कोर्ट आती थी, बेंच आती थी, वो उस किसी केस क्राइम नंबर में दूसरे अभियुक्त को बेल देने को तैयार नहीं होती थी। कभी कभी ये स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती थी। तो इसका फ़ायदा यही है कि इस जजमेंट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अब उसी जज को सुनना होगा जो बाकी एक्यूज्ड हैं, उनकी भी बेल एप्लीकेशन। तो इसमें स्थितियाँ यही रहेंगी कि हो सकता है ईजिली उसको बेल मिल जाए, जो बचे हुए को एक्यूज्ड रहेंगे उनको। लेकिन यह है कि बस शर्त इतनी कि वो जज रिटायर ना हो गए हो या उनका ट्रांसफ़र ना हुआ हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतनी सी जानकारी। नई जानकारी के साथ नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।